गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले हमें स्वतंत्र होना पड़ा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अनेक बहनों ने अपने भाइयों को खोआ, अनेक माताओं ने अपने बेटों को खोआ और अनेक महिलाओं ने अपने पतियों का बलिदान दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भारतीय संविधान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले एक स्वराज पार्टी थी जिसने 1924 के अंदर एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हमारा, उसके अंदर जो कैबिनेट मिशन था उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनी, तो उसका एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया जिसके अंदर 3 सदस्य थे। पहले थे स्टेफोर्ड किप्स, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों भारत आए और तीनों ने एक प्रारूप तैयार किया कि किस तरीके से हमारा संविधान बनना चाहिए। एक कमेटी गठित की गई और सबसे पहले हमारे संविधान को बनाने के लिए जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो ही थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया। और ये जो हमारी बैठक हुई थी ये हुई थी केंद्रीय विधानसभा हॉल दिल्ली के अंदर। फिर हमारी दूसरी बैठक हुई जो 11 दिसंबर 1946 को हुई इसी हॉल के अंदर, जिसके अंदर एक स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया गया। फिर तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 में, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को पेश किया। इसी तरीके से बैठकों का दौर चलता रहा और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तरफ बढ़ते रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 6 समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहली समिति थी प्रारूप समिति। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है, स्ट्रक्चर तैयार ना हो तो तब तक वो चीज बन नहीं पाती। पहले हमें अपने माइंड में कुछ सोचना पड़ता है। तो एक प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दूसरी उस कमेटी को एक संचालन समिति का गठन किया गया और जिसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरी फिर एक हमारी प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार पटेल जी को। फिर एक और कमेटी गठित की गई संघ शक्ति समिति, जिसका अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को। इसी में जवाहरलाल नेहरू जी को एक और जिम्मेदारी दी गई। फिर एक संघ संविधान समिति का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष भी बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर एक झंडा समिति, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके देश का एक झंडा हो, तो एक झंडा समिति का गठन किया गया और झंडा समिति के गठन में जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो सौंपी गई जेबी कृपलानी जी को। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है और क्योंकि हमारा देश पूरी तरीके से बिखर गया था, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया था हमारे देश को, तो किसी चीज को टूटने में समय लगता है लेकिन जोड़ने में किसी चीज को टूटने में समय नहीं लगता, लेकिन जब हम उस चीज को जोड़ते हैं तो बहुत समय लग जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इस देश को जोड़ने के लिए जो संविधान बना, उस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अलग अलग देशों से कुछ चीजों को ग्रहण किया। जो जिस देश में अच्छी थी उस देश से उस चीजों को हमने ग्रहण किया ताकि हम इस संविधान का निर्माण कर सकें। जैसे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से हमने लिए सबसे पहले मौलिक अधिकार के मौलिक अधिकार होते क्या है, राइट्स क्या होते हैं। दूसरा वहां से लिया हमने संविधान की प्रस्तावना। तीसरा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके से लगाते हैं, ये हमने कहां से लिया, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। तीसरा
न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, ये भी हमने वहीं से लिया अमेरिका से। अगला है हमारा कि उपराष्ट्रपति का पद किस तरीके से होना चाहिए, और साथ ही साथ राज्यसभा का सभापति जो बनता है वो किस तरीके से मनोनीत होना चाहिए, ये चीजें ली हमने अमेरिका से। अगला है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिए हमने संसदात्मक शासन प्रणाली के किस तरीके से हमें शासन करना चाहिए, किस तरीके का वर्ग होना चाहिए। फिर वहीं से ब्रिटेन से लिए हमने इकहरी नागरिकता। देखिए इकहरी नागरिकता क्या होती है कि अगर कोई हमारे देश का नागरिक है और किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इकहरी नागरिकता एक ही होनी चाहिए। अगर किसी के पास भारत की नागरिकता है तो उसके पास में सिर्फ भारत की ही नागरिकता होनी चाहिए। अगला विधि निर्माण प्रक्रिया। फिर आयरलैंड से हमें लिए नीति निर्देशक तत्व। देखिए इनका संविधान में बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है नीति निर्देशक तत्वों का। दूसरा आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसकी किस तरीके से उसका व्यवस्था होना चाहिए। अगला है आपातकालीन उपबंध, कि अगर आपातकाल का मामला हो तो उसके किस तरीके से उपबंध होने चाहिए। फिर आता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्य भेजे जाते हैं अपनी तरफ से मनोनीत करके भेजे जाते हैं, तो वो कला क्षेत्र के होते हैं, साहित्यिक क्षेत्र के होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र के होते हैं, या फिर सामाजिक जो समाज सेवा करते हैं उस क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। अगला होता है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया संघ ने क्या कह लिया, समवर्ती सूची का प्रावधान। फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर अगला कनाडा से हमने लिया कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। आप भी देखते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति किस तरीके से होती है, तो वो केंद्र के द्वारा किस तरीके से होती है। अगला है हमारा दक्षिण अफ्रीका। वहां से हमने लिया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए संविधान में जैसे संशोधन करते हैं, हमने पहला संशोधन कब किया था 1951 में, जब हमने अनुसूची उसके अंदर जोड़ी थी, एक और अनुसूची जोड़ी थी। ठीक है। अगला है फिर सोवियत संघ रूस। वहां से लिया हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो वो कहां से लिया हमने पूर्व सोवियत संघ से। फिर अगला है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया कि आपातकाल में राष्ट्रपति के हाथ में क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्योंकि देखिए जब राष्ट्रपति के हाथ में आपातकाल की स्थिति आ जाती है और उसे शक्तियां मिल जाती हैं, तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं वो सब हमारे समाप्त हो जाते हैं, वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन हो जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।